नमस्कार, भारत की आवाज़ की ओर से मैं जैनी जॉन और आज का मुद्दा है भारत जोड़ो यात्रा। जो राहुल गांधी ने ये पद यात्रा शुरू करके हमारे देश को वो पुरानी यादें ताज़ा करवाई है, जब जिस बहुत सारी पद यात्राएँ हमारे देश में हुई हैं और उसमें सर्वोपरि महात्मा गांधी की पद यात्रा को याद किया जाता है। महात्मा गांधी की पद यात्रा जो है वो गुलामी से आज़ादी की तरफ की ओर ले जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने उसी परंपरा को निभाते हुए एक देश को एक करने की छोटी सी कोशिश की है और भारत को उन गुलामी से, जिसमें आज देश कई बातों में बटा हुआ है, उसे हम याद करने की ज़रूरत है कि किन बातों से ये कब शुरू हुआ, ये देश का बंटना, और किसके राज कार्यकाल में ये हुआ, देश का बंटना की शुरुआत हुई और आज इतनी अहमियत इसे दी जा रही है राहुल गांधी की इस पद यात्रा को। हिंदू मुस्लिम के जो दंगों का इतिहास अगर हम देखें तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री जब बने थे तो वो दिन था 7 अक्टूबर 2001 और उसके ठीक उनका ये पहला कार्यकाल था और उसके ठीक 5वें महीने के बाद 27 फरवरी 2002 को दिल दहला देने वाली कांड हुआ, वो गोधरा कांड जिसे कहते हैं, आप सभी को याद होगा। और जब ये कांड जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन गोधरा स्टेशन को छोड़ती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई चल रही थी, उसी समय अज्ञात लोग 1540 लोग थे, जिन्हें अज्ञात लोग कहकर संज्ञा दी गई है। इतनी बड़ी भीड़ आती है और ट्रेन में आग लगा देती है, और इतनी बड़ी भीड़ को क्या कपड़ों से नहीं पहचाना गया? क्या कपड़े, उनके पहरावे क्या थे? जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि वो लोग कपड़ों से जाने जाते हैं, तो उनके कपड़ों से क्यों नहीं पहचाना गया और इसकी जांच क्यों नहीं हुई उस गोधरा कांड की? अगर जांच होना ज़रूरी नहीं था तो बिना जांच के कैसे उन 1540 लोगों को की भीड़ को मुसलमानों का झुंड कहा गया और जिन्होंने आकर हिंदुओं को पूरे ट्रेन में जला डाला। तीनों प्रधानमंत्री जो है उन दंगइयों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की 3 दिनों तक, जब उसके बदले में गुजरात कांड हुआ, उसका बदला लेते हुए गुजरात कांड हुआ, तो और 3 दिन तक ये कांड चलता रहा और प्रधानमंत्री ने रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, उन्होंने एक काम ज़रूर किया कि एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई और उस सीक्रेट मीटिंग में हरेन पांड्या और IPS संजीव भट्ट थे। हरेन पांड्या अपने इलाके के गृह मंत्री थे और इसके साथ अन्य कई मंत्री और आला अफसर मौजूद थे उस मीटिंग में। हरेन पांड्या और संजीव भट्ट जो थे IPS अफसर, उन्होंने उनकी चर्चा क्यों होती है उस सीक्रेट मीटिंग के दौरान? ये जो है वो गोधरा, आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि गोधरा कांड से होते हुए गुजरात कांड की ओर कड़ी जा रही है और गुजरात कांड में संजीव भट्ट और IPS अफसर जो संजीव भट्ट हैं और गृह मंत्री हरेन पांड्या, इनके नाम आगे आते हैं और इन्होंने एक एफिडेविट कोर्ट को पेश किया था और उसमें कहा था कि वो स्टेटमेंट बताया था उन्होंने कि उस सीक्रेट मीटिंग में नरेंद्र मोदी जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि इन हिंदुओं को रोका ना जाए 3 दिन तक, और क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहते हैं, तो वो उन्होंने गुजरात दंगों में ये जितने भी हिंदू वर्ग के लोग थे वो उन्होंने पूरे खुलकर मुसलमानों को मार कर
उसके 3 दिन तक उन मुसलमानों को मारा। और हैरन पांड्या और संजीव भट्ट ने जो एफिडेविट दर्ज किया था, फाइल की थी कोर्ट में, तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि हैरन पांड्या की एक संदेहात्मक हत्या हो जाती है और उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, आपको मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से उनके साथ इस घटना से, हैरन पांड्या की हत्या से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके साथ क्या होता है। और हमारे जो आईपीएस अफसर संजीव भट्ट थे, उन्हें उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। अब हैरन पांड्या की हत्या जो होती है वो सोहराबुद्दीन शेख, जिससे शायद कुछ सुपारी दी जाती है, उसको उसकी फेक एनकाउंटर की जाती है और वो फेक एनकाउंटर में वो मारा जाता है। और यहाँ तक कि उसकी बीवी कौसर भी उसके साथ रेप करने के बाद उसे उसकी हत्या कर दी जाती है। और मैंने आपको बताया कि संजीव भट्ट को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। तो जो भी गवाह थे जो गुजरात कांड से जुड़े हुए थे, सोहराबुद्दीन और जो हैरन पांड्या ने जो कहा कि ये 3 दिन तक ना किया जाए, इन हिंदुओं को ना रोका जाए, तो आज वो उस सारे गवाहों को धीरे धीरे करके मिटाया जा रहा है। जज जो ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया, जिन्होंने सोहराबुद्दीन के मामले में अमित शाह को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट में बुलाते हैं और वो अमित शाह वहाँ हाजिर नहीं होते हैं। तो इससे जो जज लोया थे वो काफ़ी नाराज़ होते हैं और इस बात को आप समझिए कि अमित शाह और जज लोया के बीच में जो लिंक था कि उस जज लोया अमित शाह से नाराज़ होते हैं और फिर उनको बुलाते हैं, दोबारा बुलाते हैं, और लेकिन कुछ दिनों के बाद जज लोया की भी संदेहात्मक मौत हो जाती है और उसे एक नॉर्मल मौत कहकर टाल दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के 4 जज थे जिन्होंने उस मामले को उठाया था और उन्होंने भी यही कहा था कि ये जज लोया की जो मौत है वो एक संदेहात्मक मौत है। सोहराबुद्दीन की जो फेक एनकाउंटर के ठीक 1 माह के बाद 26 दिसंबर 2005 इस मामले के जो एक प्रमुख गवाह था तुलसी राम, उसकी भी फर्जी मुठभेड़ में मौत हो जाती है। आप ज़रा इसको कड़ी दर कड़ी जोड़ें तो सोहराबुद्दीन से लेकर अमित शाह तक और नरेंद्र मोदी तक कड़ी जाकर जुड़ती है। और इसे अगर आपको पता होगा कि किस तरह से ये जो सारी मौतें हैं, सारी ये कहानियाँ नहीं कहेंगे, ये तथ्य है, जो इन तथ्यों में किस तरह से सारे सबकी मौतें हुई और जो भी गुजरात कांड के जो भी गवाह थे, जो भी लोग थे, सबको मार दिया जाता है और या फिर उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। अब नरेंद्र मोदी यहाँ पे ध्यान देते, अभी पूरे भारत में ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम, आपको अच्छी तरह जानकारी होगी कि हिंदू मुस्लिम की नफ़रत किस तरह बढ़ती गई और दंगों का सिलसिला चलता रहा और नफ़रतों की आग भड़कती रही। दलितों के साथ भी दूसरी तरफ देखेंगे कि देश और किस तरह बढ़ रहा है, दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उनके राम का नाम प्रचार कर उनके साथ लोगों को जो ऊंची जाति के नहीं थे या फिर मुसलमान थे, उन लोगों को मारा जा रहा था। क्या समाज ये सिखाता है, क्या राम भगवान ऐसे ही थे कि जो जिस तरह से राम के नाम पर जो शालीनता हमारे दिमाग में आती है, उनकी बर्दाश्त, उनकी जो चरित्र है, वो जो सामने आता है, तो ये लोग तो बिल्कुल ही जो
दंगई लोग हैं जो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल ही उल्टे नज़र आते हैं। और इस तरह से ये लोग देश को बांटते जा रहे हैं। और ये जो राम भगवान का जो प्रचार है वो समाज में डर फैलाता जा रहा है। इस प्रकार आज आफताब पूनावाला भी अपने प्रेम को, जो हिंदू लड़की थी, 35 टुकड़ों में काट कर जंगलों में फेंकता रहा। और आफताब की जांच शुरू होती है, लेकिन जज लोया के संदेहात्मक मौत की फाइल को बंद कर दी जाती है। सोहराबुद्दीन की फेक एनकाउंटर की फाइल को बंद कर दी जाती है। क्या आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वॉकर के देह को टुकड़ों में बांटकर देश के हिंदू मुसलमानों की भावनाओं के बीच हुए टुकड़ों की संख्या क्या नहीं बढ़ा दी? कहीं ना कहीं तो अगर आप नफरत देंगे तो नफरत के बीज बोएंगे, तो आप उसमें उम्मीद यही रखें कि नफरत के ही पौधे उगेंगे। और आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वॉकर के देह को टुकड़ों में बांटकर देश के हिंदू मुसलमानों के भावनाओं के बीच जो टुकड़े हुए थे वो उनकी संख्या और बढ़ा दी है। और आज देश जो है वो नफरतों के आग की लपटों में जल रहा है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम, ऊंची नीची जाति और मौजूदा सरकार के विपक्षी दलों में बटा हुआ है। ऐसी हालत में बंटवारे के बीज से किस तरह के पौधे निकल रहे हैं? वो पौधों का नाम है बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार। इन समस्याओं के पौधे निकल रहे हैं जिससे सरकार को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और वो अपनी नोट के पैकेट को बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और यहाँ अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पद यात्रा, बेशक वो अपने वोट के लिए ही शायद उन्होंने पद यात्रा की शुरुआत की है, कि वो अपने कांग्रेस जो काफ़ी डूब चुका था उसे ऊपर उठाने के लिए ये पद यात्रा हो सकता है कि उन्होंने शुरू की हो। लेकिन उनकी ये जो शुरुआत है वो उनके जो ये प्रयास है वो सकारात्मक है। इसमें किसी भी हिंदू मुस्लिम और दलित की बात नहीं आती है। सब मिलकर एक साथ मिलकर देश की प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को निपटाने की बात आती है। धन्यवाद, बहुत बहुत।